गुजरात में शादी की रात शर्मनाक रस्म जानकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। ये सच्चा वाकया। ये इन दिनों की बात है जब मैं नई नई जमा हुई थी। बहुत ज्यादा खूबसूरत और दुबली पतली थी। मेरी अम्मी वाली साइड से हम लोगों को शादी पे बुलाया गया था। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। मैं इसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरी खाला की बेटी मेरी बहनों जैसी थी और मेरी और कोई बहन भी नहीं थी। सबने कहा कि बहन के हक तुम लेना। मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, दुल्हन मेरी बहनों से भी बढ़कर है। इसी तरह जब हम लोगों ने हंसी मजाक किया और गाने गाए, मैंने भी उठ के डांस किया। शादियों में तो नाच गाना होता ही है और हम सब लोग आपस में रिश्तेदार भी थे। बहुत मजा आ रहा था। मैं भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जब दुल्हा साहब आए तो इनको दुल्हन के साथ बिठा दिया गया। इसके बाद कुछ रस्म हुई और फिर एक और बहुत ही अजीब रस्म के बारे में बताया गया। जब मुझे इस रस्म के बारे में पता चला था, मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि क्या मतलब, मुझे क्या करना होगा? एक आंटी ने मेरे कान में अजीब सी बात कही और मैंने अपने कजिन के दूल्हे की तरफ देखा। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं करूंगी। ये सब तो बहुत अजीब है। उन्होंने कहा कि तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने कहा कि नहीं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। किसी को पता चल गया तो क्या होगा? उन्होंने कहा कि पता चल गया तो क्या हुआ, ये रस्म है और रस्म तो ऐसी ही होती है, तुम्हें तो करनी ही पड़ेगी। आओ आओ, दो चार आंटियों ने मुझे पकड़ा और दूल्हे की तरफ धक्का दे दिया। मैं हैरान रह गई कि इसके बाद इस दूल्हे ने मुझे मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अम्मी कब से मेरे लिए रिश्ते तलाश कर रही थी। फिर मैंने इनको बता ही दिया कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। मेरा होने वाला शौहर एक बहुत ही ज्यादा जज्बाती और शकी मिजाज इंसान था, लेकिन मुझे इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। मेरी शादी वाले दिन ही रात को इसने मुझसे ऐसी बात पूछी कि मैं हैरान रह गई। वो सब तो मैंने किसी तरह से रिश्वत कर लिया और शादी को भी 6 महीने हो गए थे। लेकिन फिर एक दिन इसने एक बहुत ही अजीब हरकत की। इसको मेरी ये एक ऐसी चीज मिल गई जिसकी वजह से इसने मुझे तलाक दे दी और मैं आज भी हैरान हूँ कि मेरे साथ आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। जिसको भी अपनी कहानी सुनाती हूँ वो मुझे ही बेवकूफ़ कहता है। आप लोग भी मेरी कहानी सुने और बताएं कि क्या गलती है मेरी। जब मैंने अपनी अम्मी को बताया कि मैं समीर से शादी करना चाहती हूँ तो मेरी अम्मी ने कहा कि वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। मैंने कहा कि क्यों शराब पीता है, क्या लड़कियों के पीछे जाता है, क्या बुराई है इसके अंदर? अम्मी ने कहा कि बेटा, शराब पीना और लड़कियों के पीछे जाना तो ऐसी बुराइयां हैं जो इंसान कभी कभी छोड़ भी देता है। लेकिन तुम्हारे दिमाग को मैं क्या कहूँ कि जिसको तुम पसंद करके आई हो ना, वो एक निहायत ही जज्बाती इंसान है और जज्बाती इंसान बदकिरदार इंसान से भी बुरा होता है, धोखेबाज इंसान से भी बुरा होता है, क्योंकि इसे अपने जज्बात पे कोई काबू नहीं होता और वो कभी भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा कि अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? जज्बात ही तो इंसान को इंसान बनाते हैं। अम्मी ने कहा कि इंसान को इंसान बनाते हैं और कभी कभी इंसान को हैवान भी बना देते हैं। मेरी अम्मी के पास इनकी जिंदगी का तजुर्बा था, इसलिए जो वो मुझे समझा रही थी शायद अपनी जगह ठीक थी, लेकिन मैं इस वक्त समझने के मूड में नहीं थी। मैंने कह दिया कि मुझे समय से ही शादी करनी है। मुझे तकरीबन सब लोगों ने ही इससे शादी करने से रोका। मेरी दोस्तों ने, मेरे घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, यहाँ तक कि जहाँ मैं काम करती थी इन लोगों ने भी, क्योंकि मैंने जब इसके बारे में 2-4 बातें इनको बताई तो सबने कहा कि यह हमें कोई अच्छा इंसान नहीं लग रहा। मैं हैरान होती थी कि आखिर क्या बुराई है। मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि जितना लोग मुझे कह रहे थे कि इससे शादी ना करो, इतना ही मैं इससे शादी करने के लिए बाजिद होती चली जा रही थी और हमारी शादी हो गई। रात हुई तो मैं अपने कमरे में बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने सोच लिया था कि आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है। आज ही हम लोगों ने अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी है और एक दूसरे से जिस तरह से बात करेंगे, जिस तरह से पेश आएंगे, सारी जिंदगी से वैसा ही चलता रहेगा। जब मेरा शौहर कमरे में आया तो इसने कहा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मुझे मिल गई हो। दरअसल बात यह थी कि हम लोग एक ही जगह पे काम करते थे, इसीलिए एक दूसरे से बात वगैरह भी कर लेते थे और रोज ही एक दूसरे को देख भी लिया करते थे, लेकिन कभी भी एक दूसरे के साथ बाहर नहीं गए थे। अब वो मेरे सामने बैठा था। इसने मुझसे कहा कि क्या तुम्हारा कोई माजी है? मैं इस बात पर हैरान हो गई क्योंकि सलाम के बाद इसने पहला सवाल मुझसे यही कर लिया था। बात तो मैं समझ गई थी। मैंने कहा कि क्या मतलब, कौन सा माजी? तो कहने लगा कि हर इंसान का एक माजी होता है, इसकी जिंदगी में कोई ना कोई होता है। क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कोई था? मैंने कहा कि नहीं, मेरी जिंदगी में कोई नहीं था। मैं तुम्हें ये पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा क्यों पूछ रहे हो?
तो कहने लगा कि आज के दिन पूछ रहा हूँ क्योंकि आज हम एक दूसरे से सिर्फ सच बोलेंगे। मैंने कहा कि क्या ये सवाल मैं तुमसे कर सकती हूँ? तो इसने कहा कि मुझसे सवाल करो ना करो, इसका कोई फायदा नहीं है, मैं तो मर्द हूँ। मैंने कहा कि क्या मतलब तुम मर्द हो? तो तुम्हारा अगर कोई माजी हो तो मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकती। इसने कहा कि हाँ, तुम कुछ नहीं बोल सकती हो, बोल भी लोगी तो क्या हो जाएगा, मेरे माजी का मेरी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हारा कोई माजी रह चुका है तो इसका हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की। मैं पहले ही दिन इसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इस मौजू को छोड़ दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके बाद मेरी जिंदगी इतनी बुरी हो जाएगी। 2-4 दिन तो गुजर गए थे। इसके बाद सुबह सुबह जब मैं बाहर दूध लेने के लिए गई तो दूध वाले ने मुझे सलाम कर दिया और इसने कहा कि भाभी, आपको पहले नहीं देखा, आप क्या समीर साहब की? मैंने कहा कि जी, मैं इनकी बीवी हूँ। तो इसने कहा कि अरे, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भाभी, अब तो घर वाली बात होगी। मैं बहुत अच्छा खालिस दूध देता हूँ, अगर कभी दूध सही ना हो तो मुझे बताइएगा। चले, अच्छी बात है। समीर साहब की घर में भी कोई शिकायत करने वाला आ गया। दूध वाला जरा हंसमुख टाइप का लग रहा था। अब वो ऐसे बात कर रहा था तो मैं इसे ये तो नहीं कह सकती थी कि अपना मुंह बंद रखो, वो बदतमीजी तो नहीं कर रहा, इसलिए मैंने भी जवाब दे दिया और थोड़ा मुस्कुरा भी लिया। पर इतने में समीर आ गया और इसने कहा कि चलो अंदर। इसने दूध वाले के सामने ही ये बात काफी गुस्से से की थी। वो भी समझ गया था कि मेरी खैर नहीं है और इसने मुझे मुसीबत में डाल दिया है। अंदर आते ही मेरे शौहर ने मुझे बाजू से जोर से पकड़ा और एक तरफ झटक कर कहा कि ये क्या कर रही थी? मैंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? मैं एक दिन की दुल्हन हूँ और आप हैं कि? मेरे शौहर ने कहा कि एक दिन की दुल्हन थी तो सुबह सुबह बाहर क्यों गई थी? मैंने कहा कि दरवाजा बज रहा था, कोई उठ नहीं रहा था, सो मैं चली गई। मेरा शौहर कहने लगा कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए था और वहाँ दूध वाले से खड़े होकर क्या हंसी मजाक कर रही थी। आइंदा मैं तुम्हें बाहर ना निकलते हुए देखूं। सर पे ठीक से दुपट्टा भी नहीं किया तुमने। मैंने कहा था सुबह सुबह सारी औरतें दूध लेती हैं, इससे मोहल्ले की और औरतें भी सामने खड़ी होती थी। मैं भी चली गई तो क्या हो गया, ये तो कॉलोनी है, हम बीच बाजार तो नहीं रहते हैं। मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हारी जबान तो अभी से बहुत चल रही है। मेरी जबान नहीं, अब तो मेरा दिमाग भी चल रहा था। अगर पहले दिन ही मेरे शौहर का मेरे साथ ये रवैया था तो बाद में क्या होने वाला था। हमारी शादी हुई थी और शुरू के दिनों में तो मियाँ बीवी में बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन मेरा शौहर अभी से ही मुझसे कुछ तंग आया हुआ लग रहा था। दरअसल जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरे अब्बू ने मेरे शौहर के हाथ पे 8 लाख रुपये रखने की कोशिश की थी। उन्होंने सबके सामने कैश में पैसे इसे पकड़ाई थी और इसने इनकार कर दिया। इसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने दहेज नहीं लेना। सबको ये बात बहुत अच्छी लगी थी और उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये बिल्कुल भी दहेज नहीं मांग रहा, दहेज भी नहीं मांग रहा। सब लोगों ने मेरे शौहर की बड़ी तारीफ की थी और मेरे अब्बू जो पहले इस रिश्ते के जरा खिलाफ थे, बाद में उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है, वो लड़का इतना भी बुरा नहीं है, अगर बुरा होता तो पैसे फौरन पकड़ लेता। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरा शौहर किस किस्म की हरकतें कर रहा था। कभी कभी लगता था कि बहुत अच्छा इंसान है और कभी कभी लगता था कि इससे शादी करके मैंने गलती कर दी। अपनी दुनिया में ही मसरूफ रहता था। शादी को 1 हफ्ता नहीं हुआ कि हमारी लड़ाइयाँ और उस पर पहुंच गई थी। कभी कहता कि मेरी रिश्तेदार आई थी, इसके सामने तुमने ये बात क्यों की? तुम इतना मुंह खोलकर क्यों हंसती हो? ये तुम कैसे बैठी हो? कपड़े कैसे पहनती हो? अपने आप को ढांप कर रखा करो। अपना आप किसको दिखाना होता है? तुमने सिर्फ मेरे सामने खुल के पेश आया करो, बाकी सबके सामने ऐसे पेश आया करो कि अपनी एक पर्सनालिटी बनाओ, अपने रूप में रहा करो। मैं हैरान होती रहती थी कि अब तो घर वाली बात है और इसके रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार भी थे, हर बात में टोकता था। एक दिन मुझे कहने लगा कि ये तुमने क्या कलर पहना है? मैंने कहा कि सफेद कलर के कपड़े पहने हैं, लेकिन इसमें लाल रंग का कढ़ाई भी है और आपने ही तो कहा था कि डिसेंट कपड़े पहनो, तो सफेद रंग से ज्यादा डिसेंट कलर और कौन सा होता है? तो मेरा शौहर मुझे कहने लगा कि हाँ, लेकिन इसमें तुम काली लग रही हो। मैंने कहा कि क्या मैं काली लग रही हूँ? लेकिन मैं तो काली नहीं हूँ, मेरा रंग तो गोरा था, सफेद थी, फिर मैं काली कैसे लग सकती थी? इसने कहा कि बिल्कुल काली लग रही हो, इन कपड़ों में जाओ, दूसरे कपड़े पहन कर आओ। और मैं हैरान रह गई क्योंकि मुझे आज से पहले कभी किसी ने काला कहा ही नहीं था। सब कहते थे कि मैं गोरी चिट्टी थी। फिर मैं अपने शौहर को कहाँ से काली लग रही थी कि वो मुझे इस तरह कह रहा था। इसने मेरी जात की नफी करनी शुरू कर दी थी। वो मुझे हर बात से जज करता था।
कभी मेरी कोई तारीफ नहीं करता था। एक दिन मैंने अपने शौहर को किसी लड़के से फोन पे बातें करते हुए सुन लिया और मुझे यकीन हो गया कि वो किसी लड़के से ही बात कर रहा है। आज मैं बहुत गुस्से में थी और कहा कि मैं इसकी अदालत लगाना चाहती थी। मैंने बाहर जाके दूध क्या ले लिया था तो इसने मुझे माफ नहीं किया था और मैंने तो इसे बाकायदा किसी औरत से बात करते हुए सुना था, तो फिर मैं कैसे माफ कर सकती थी। लेकिन जब मैंने इससे कहा कि तुम किसी लड़के से बात कर रहे थे तो इसने इतने तरीके और सलीके से बात को घुमाया और झूठ बोला कि बिला आखिर मैं ही इससे माफी मांगने लगी। मुझे इस शख्स की बिल्कुल समझ नहीं आती थी। गलती इसकी होती थी लेकिन ये माफी मुझसे मंगवाता था। ये इस तरह से बातों को घुमाता था। मैं रो भी लेती थी, लड़ भी लेती थी, गलती भी इसकी होती थी, काम भी ठीक से नहीं होता था, लेकिन आखिर में माफी भी मुझे ही मांगनी पड़ती थी और फिर मजलूम भी खुद ही बन जाता था और मुझे भी लगता था कि वो मजलूम है। मैंने तो इस इंसान को सीधा साधा इंसान समझा था, लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी। मैं कोई आम लड़की नहीं थी, मैं पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। मैंने जिंदगी में कभी कोई अजीब हरकतें नहीं की थी। मुझे पता था कि जमाना क्या है, माशरा क्या है। अब मेरी शादी हो गई है, मेरा अपना घर है, लेकिन इस शख्स के सामने मेरी अक्ल जवाब दे गई थी। कहते हैं कि जैसा इंसान खुद होता है वो अपने हमसफर को भी वैसे ही बना लेता है। अगर आप किसी नफसियाती इंसान से शादी कर लेते हैं तो आप भी नफसियाती हो जाते हैं। शायद मेरे साथ भी यही हो रहा था। एक दिन मुझे मेरी इसी कजिन की कॉल आई जो मेरी खाला की बेटी थी और मेरी इसके साथ भी बहुत दोस्ती थी। मैंने इसे ये पूछने के लिए कॉल की थी कि वो कैसी है। इसके हाथों अब औलाद भी हो गई है। दरअसल वो शादी करके दूसरे शहर चली गई थी, इसलिए फोन पे ही राबिता होता था। लेकिन जब मैंने इसे फोन किया तो ठीक से बात ही नहीं हो पाई। मैंने पूछा कैसी हो तो कहने लगी कि ठीक हूँ, शुक्र है। मैंने कहा कि बच्चे वगैरह हुए तुम्हारे? तो फिर इसने कह दिया कि बस ठीक हूँ, सब खैर है। मैं इससे कोई सवाल कर रही थी, वो कोई जवाब दे रही थी, ठीक से बता भी नहीं रही थी कि क्या मामला है। इतने में सिग्नल की वजह से हमारी बातचीत बीच में ही रह गई थी और फिर मुझे दोबारा फोन करने का मौका नहीं मिला। इसका नाम दिया था, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मेरे शौहर के मूड का कुछ पता नहीं चलता था। दिन में इसका मूड खराब रहता, रात में ठीक हो जाता था। कभी अचानक से कोई तोहफा लेके आता और मुझे हैरान कर देता। मैं भी खुश हो जाती। कभी मुझसे इस तरह से पेश आता कि मैं कहती कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ, और कभी कभी मुझसे इतना झगड़ा करता कि मुझे अपने फैसले पर ही अफसोस और पछतावा होने लगता था। ये शख्स मेरी नफ्सियाती और मेरे जज्बात के साथ खेल रहा था, लेकिन अब मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी पसंद से इसको अपनी जिंदगी में शामिल किया था। इसलिए जो कुछ भी हो रहा था मुझे भी बर्दाश्त करना था। मैंने फिर से इसे किसी लड़के से फोन पर बातें करते हुए सुन लिया। इस दफा मैं इसकी बातों में नहीं आई और हमारी लड़ाई हो गई और इसने आखिर में मुझे कह दिया कि हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझ पर लोग और माशरे के दबाव भी थे, और फिर से मुझे इससे माफी मांगनी पड़ी। अब मैंने इसके हाल पे छोड़ दिया, क्योंकि मैं इससे ना बहस में जीत सकती थी और ना ही लड़ाई झगड़े में। बस घर को संभाल रही थी और जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। कोई कहता था कि खुश हो, तो मैं बढ़ चढ़ कर बोलती थी कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अपने आप को खुद ही तोहफा देती और फिर अपने स्टेटस पर इनकी तस्वीरें लगाकर कहती थी कि मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट दिए हैं। हालांकि मेरे शौहर ने कभी मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा था। इसी तरह मैंने इसे पूरी दुनिया के सामने अच्छा बनाया हुआ था और सब मुझ पर रश्क करते थे, कहते थे कि ये मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है। और असल में हम लोगों के 2 दिन भी बिना लड़ाई के या नहीं गुजरते थे। एक दिन मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी है। इसके चेहरे से ही लग रहा था कि जैसे बात कुछ और है। हम दोनों बेड पर बैठे आमने सामने बैठे थे। इसने अपने मोबाइल में कोई चीज निकाली और इसको मोबाइल पे ऑन करके इसका रुख मेरी तरफ कर दिया। इसने कहा कि ये सब क्या हो रहा है। जब मैंने सामने देखा तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये तो अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि वो बोल उठा। इसने कहा कि तुम शादी से पहले इस तरह की हरकतें करती रही हो, ये है तुम्हारी हकीकत। मैंने कहा कि क्या मतलब, इस तरह की हरकतें करती रही हो, मेरी पूरी बात तो सुन ले। इसने कहा कि मैं क्या बात सुनूं, तुम इस गैर आदमी को गोद में बैठी हो, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। बोले ये गैर आदमी नहीं है। मैंने कहा कि हाँ। तुम इसकी गोद में नहीं बैठी? मैंने कहा कि हाँ बैठी हूँ, पर मेरी बात तो मेरा शौहर मेरी बात नहीं सुन रहा था और बोलता चला जा रहा था।
वो बहुत गुस्सा हो गया। इसने कहा कि मैंने तो तुम्हें अच्छी लड़की समझा था, लेकिन तुम ये हरकतें करती रही हो। खैर, गैर बंदों की गोद में जो लड़की बैठे, क्या वो अच्छी हो सकती है? बस अब बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने कहा कि बर्दाश्त तुमने किया है या मैंने? मैं ये सुनकर हैरान रह गई। हम लोगों का झगड़ा हो गया। दरअसल शादी से 2 साल पहले मैं अपने कजिन की शादी में गई थी और वहाँ पे एक रस्म थी कि दूल्हे की गोद में साली को बिठाया जाता है। मेरी कजिन की कोई बहन नहीं थी और वो मेरी बहनों की तरह थी। सब लोग मुझे ही साली कह रहे थे और कह रहे थे कि साली वाली सारी रस्में तो तुमने करनी है। इससे पहले भी साली वाली एक रस्म थी कि मैंने दूल्हे के जूते चुराने थे, जो मैंने आसानी से चुरा लिए थे और इसने मुझे पैसे भी दिए थे। मुझे भी बहुत मजा आया था और इस वक्त ये सब कुछ मेरे लिए हंसी मजाक था। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे कहा गया कि ये रस्म है कि साली को गोद में बिठा दिया जाता है और जब तक वो मुंह मांगे पैसे वसूल नहीं कर लेती, वो गोद से नहीं उठती। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा था, लेकिन आंटियों ने जबरदस्ती मुझे मेरी दोस्त के शौहर के गोद में बिठा दिया और मैंने बहुत कम पैसे मांगे। वो भी देने में शरारतें करने लगा था कि रस्म लंबी हो, हंसी मजाक होता रहे। मैंने इससे कहा कि जल्दी जल्दी पैसे दे दे, मेहरबानी करें। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, तो फिर इसने पैसे दे दिए और रस्म खत्म हो गई थी। इसी शादी की वीडियो बनी हुई थी जो मेरा शौहर मुझे दिखा रहा था, लेकिन वीडियो चंद सेकेंड की थी और इसमें यह ऐसा लग रहा था कि बस मैं इसके गोद में बैठी हूँ। ये नजर नहीं आ रहा था कि आसपास शादी है। मैंने बोलने की कोशिश की, मैं इसे बताना चाहती थी कि ये तो रस्म थी और शादियों में ऐसा होता है और मेरा इस शख्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि ना मैं कुछ बोलती, मेरा शौहर हद से ज्यादा जज्बाती हो गया। इतना ज्यादा जज्बाती हो गया कि इसने मुझे अपने घर से निकाल दिया और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जब मुझे घर से निकाला गया तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं अपने घर वापस आ गई और फिर हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। पर 1 हफ्ते बाद ही तलाक का नोटिस आ गया, जिस पर मेरे शौहर ने दस्तखत कर दिए थे। इसका मतलब कि वो मुझे छोड़ चुका था। मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था। मैं पहले तो बहुत रोई, परेशान हुई, पर फिर सबने मुझे कहा कि ये भी तुम्हारे लिए एक मौका है, क्योंकि अभी तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा नहीं हुआ है। इससे जाहिर शख्स से जान छुड़वाओ, ये साथी जिंदगी तुम्हें इसी तरह जलील करता रहेगा जिसने तुम्हारी पूरी बात तक नहीं सुनी और तुमको छोड़ दिया। मैंने भी गुस्से में दस्तखत कर दिए और 6 माह बाद हमारी तलाक हो गई और इसके 3 महीने बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत हैरान रह गई। मेरी वही कजिन जिसकी शादी में गई थी, जिसका नाम दिया था, इसका शौहर ने अपना रिश्ता मेरे लिए भेजा था। मैं ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि मुझे दिया ने बताया ही नहीं था कि इसका और इसके शौहर का ताल्लुक खत्म हो चुका है। जब वो हमारे घर आके बैठ गया और अम्मी ने इसे बिठा लिया, इसने रिश्ते की बात की, तो मैंने अपने कजिन को कॉल की। मैंने कहा कि ये सब क्या है, तो इसने कहा कि हमारी तो 6 महीने बाद ही राहें अलग हो गई थी, लेकिन मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी और ऐसा ऐसा लोगों को पता चल रहा है। मैंने कहा कि लेकिन वो मेरे घर रिश्ता लेकर क्यों आया है, तो कहने लगी कि ये तो मुझे नहीं पता, अब तुम जानो कि तुमने अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। मुझे ये जानकर गुस्सा आ गया, क्योंकि इसी शख्स की वजह से तो मेरा रिश्ता खराब हुआ था। मैंने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तो इसने कहा कि 5 मिनट के लिए अकेले में मुझसे बात कर लो, मैंने तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है। इसके बाद बेशक तुम जो भी फैसला करना मुझे मंजूर होगा। मैंने कहा कि कौन सी बात। हम लोग घर के टेरेस पर आ गए। मैंने कहा कि बोलो क्या बात है। इसने कहा कि तुम्हारा शौहर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम लोग एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। मैंने कहा कि लेकिन इसने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। मैं ये सुनकर हैरान हुई थी कि ये दोनों आपस में दोस्त थे। वो कहने लगा कि हाँ, इसने जिक्र नहीं किया क्योंकि इसके पीछे इसका कोई प्लान था, लेकिन बातों बातों में एक दिन तुम्हारा जिक्र आ गया और मैंने बताया कि तुम शादी में आई थी और मैंने इसे हमारी शादी की कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर की, जिसमें तुम्हारी भी एक वीडियो थी। और इसके बाद इसने मुझे ये बताया कि तुम्हारे घर वालों ने इसे 8 लाख रुपए देने की कोशिश की थी, लेकिन सबके सामने देखकर इसे बुरा बनाना चाहता थे और इसे इस बात का बहुत गुस्सा था कि ये पैसे मुझे अलग से क्यों नहीं दिए गए। सबके सामने देकर मुझे इम्तिहान में डाला। वो सबके सामने पैसे पकड़कर बुरा नहीं बनना चाहता था, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले इसे अकेले में पैसे दे देते तो वो ले लेता। इसके बाद से कहने लगा कि तुम इसके दिल से उतर गई हो। वो मुझसे हर बात करता था, मुझे तुमसे हमदर्दी होने लगी और वो हमदर्दी मोहब्बत में बदल गई। मुझे नहीं पता था कि जो वीडियो मैंने इसे भेजी थी वो इसी वीडियो को बहाना ना बना के तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देगा। मेरा तुम्हारी कजिन के साथ ताल्लुक ठीक नहीं रहा था, लेकिन मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। अगर अब तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। मैंने कहा कि ताकि मुझ पर लगा हुआ इल्जाम सच हो जाए।
तुम लोगों की एक छोटी सी फजूल से रस्म के पीछे मेरा घर बर्बाद हुआ है। तो मेरे कजिन ने कहा कि तुम्हारा घर बर्बाद नहीं हुआ, तुम्हारा घर इस रस्म की वजह से बच गया है। क्योंकि जो इंसान छोटी सी बात के पीछे तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दे, किसी फजूल से बात को बहाना बना के इसने तुम्हें तलाक तक दे दी, तुम तो समझो कि तुम्हारी इससे जान छूट गई है। मैं खामोश हो गई। सही कहा था मेरी अम्मी ने कि एक जज्बाती इंसान शराबी इंसान से भी बुरा होता है। मेरे शौहर ने मुझे बहुत नफसियाती टॉर्चर किया और इसके बाद मुझे यह पता चला कि इसने मजाक में भेजी गई वीडियो को इस्तेमाल करके मुझसे जान छुड़वाई, जबकि मैं इसके साथ बुरी नहीं थी। तब से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और परेशान हूँ। अब मेरे लिए मेरे कजिन के साबिका शौहर का रिश्ता आया हुआ है। वो मुझसे शादी करना चाहता है। वो वादा कर रहा है कि कह रहा है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ या मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन इसका एहसास मुझे बाद में हुआ और इसीलिए मैंने अपनी बीवी को भी छोड़ दिया। पर अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं इससे शादी करूं या नहीं। आप लोग मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे अपने कजिन के साबिका शौहर के साथ शादी कर लेनी चाहिए? क्या एक बुरे तजुर्बे के बाद इंसान फौरन से दूसरे तजुर्बे के लिए तैयार हो सकता है? मुझे थोड़ा वक्त तो चाहिए ही, लेकिन फैसला भी करना है, क्योंकि अभी मेरी ना तो अपनी उम्र है और ना ही शादी को तो इतना वक्त गुजरा था। अम्मी मुझे सारी जिंदगी घर नहीं बिठाएगी।